नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं एक और नए इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ की, जो कि अभी मार्केट में आने वाला है इसी नवंबर में फर्स्ट वीक में। तो ये आईपीओ दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है और स्मॉल कैप है। तो देखिए, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, द जॉय ऑफ बैंकिंग सेक्टर का ये शेयर है और ये जो है आपको लॉन्च होने वाला है ये आईपीओ। तो इस आईपीओ की डिटेल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में, कंपनी कैसी आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके बारे में, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है। बेसिकली ये काम करती है सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रिक्रूटमेंट डिपॉजिट यानी RD में, फिक्स डिपॉजिट यानी FD में, लोन्स प्रोवाइडेड कराती है, माइक्रो बैंकिंग में भी करती है और रिटेल बैंकिंग भी करती है। तो इस टाइप से ये बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में ये आता है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें, इसके साइट पर जाके देखते हैं, तो ये जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है दोस्तों, वो ESAF फाइनेंस बैंक की जो है न्यू एज सोशल बैंक है। कंटिन्यू टू रिड्यूस द बैंकिंग experience to the all shareholder. We personally focus on experience the banking horizontal to new unbanked areas, yet at stand at the bank for all with present in urban and semi-urban rurals and rural और अनबैंकिंग एरियाज़। तो इनका बेसिक मोटो क्या है कि जो रूरल एरिया है, जो अनबैंकिंग एरिया है, जहाँ तक अभी तक बैंक खोले नहीं है, ओपन नहीं हुए हैं, तो वहाँ इनका मेन फोकस एरिया है और ये वहीं स्पेशली खोल रहे हैं। तो ये इनका इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 1992 में, 1992 में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से। मेनली फोकस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू रूरल्स एंड सेमी अर्बन कस्टमर। तो इनका जो फोकस है वो जो है रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स का है। सो बैंक की अगर बात करें तो 4 सेक्टर में काम करती है। 5 में माइक्रो लोन में कर रही है, रिटेल लोन में कर रही है, MSME लोन्स में करती है, उसके अलावा लोन टू फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स में करती है, एग्रीकल्चर लोन भी प्रोवाइड कराती है एज ऑफ मार्च 2023। तो उसके हिसाब से हम देखें तो ये टोटल जो है 5 कैटेगरी में काम कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक के बारे में यार। और तो बैंक हैज़ ए नेटवर्क ऑफ 750 आउटलेट, यानी 700 आउटलेट हैं बैंक के पास और 743 कस्टमर सर्विस सेंटर अभी अवेलेबल हैं। ये मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा जो है कंपनी के पास 20 बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस हैं और उसके अलावा 481 बिजनेस फैसिलिटीज़ हैं। द बैंक हैज़ 581 ATMs लोकेटेड अक्रॉस 21 स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये 21 स्टेट में अवेलेबल है इंडिया में, जिसमें 581 ATM भी इसके साथ अवेलेबल हैं। तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क कंपनी ने फैला दिया, मतलब 21 स्टेट में मायने रखता है। उसके अलावा एज 31 मार्च 2022 तक देखेंगे तो बैंक एंड प्रोवाइड एम्प्लॉइड जो है 4100 एक लगभग एम्प्लाई हैं इसके, यानी कि 4100 एम्प्लाइज हैं। कोर स्ट्रेंथ बैंक की देखें तो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द माइक्रो लोन सेगमेंट हेल्पिंग ESAF टू ग्रो आउटसाइड ऑफ केरला, या आउटसाइड ऑफ केरला में ग्रो करने वाली है अभी। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में इनकी प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप ड्रिविंग बाय बैंक, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट के ऊपर है। डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर कन्विंसिंग ईजिली कन्विंस बैंकिंग। तो ये इनके हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर स्ट्रेंथ है। अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 चारों की चारों कोर स्ट्रेंथ अच्छी है कि देखिए आउटसाइड ऑफ केरला में माइक्रो सेगमेंट पे काम कर रही है, स्पेशली रूरल और सेमी रूरल एरियाज पे इनका फोकस है और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अच्छे प्रोडक्ट इनके पास हैं, हाई टेक्नोलॉजी के साथ ये जो है बैंकिंग प्रोवाइड सर्विस कराती है अपने कस्टमर्स को। बात कर लेते हैं कि आईपीओ का साइज कितना होने वाला है दोस्तों। तो 463 करोड़ का ये टोटल इशू साइज होने वाला है दोस्तों। इसमें फ्रेश इशू की बात करें तो 390 करोड़ का है और वहीं अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 72 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है, जहां की कंपनी ऑफर फॉर सेल में फ्रेश इशू लेकर आ रही है, क्योंकि जो OFS है उसका एरिया कम है। तो इसका मतलब फ्रेश इशू अगर ला रही है तो बढ़िया पैटर्न पे है। तो फ्रेश इशू 390 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 72 करोड़ रुपए ऑफर किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं डेट्स की। तो यहाँ है 3 नवंबर 2023 से लेके 7 नवंबर 2023 तक के बीच में रहेगा। फेस वैल्यू जो रखी गई है वो 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड को देखें तो 57 रुपये से 60 रुपये पर शेयर पे रखा गया है। हमको अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस 60 रुपीज़ पे। लॉट साइज रखा गया है 250 शेयर का लॉट है, यानी 250 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट में। टोटल इशू साइज जो है वो 463 करोड़ का है, यानी 463 करोड़। फ्रेश इशू की बात करें तो 390 करोड़ के लगभग का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो जहां प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं वो 72 करोड़ के लगभग है। तो काफ़ी अच्छा है जहां ऑफर फॉर सेल कंपनी दे रही है। एम्प्लॉय के लिए जो है 5 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये आईपीओ आपका मेन बोर्ड आईपीओ है, तो NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड होगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की, कि कंपनी का जो है अकाउंट क्या कहते हैं और कंपनी फाइनेंशियल तौर पे कितनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पैरामीटर क्या दिखाते हैं कंपनी के, ये सब डिटेल डिस्कशन करते हैं दोस्तों।
फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, इसका रेवेन्यू इंक्रीज जो हुआ है 46% लगभग हुआ है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यानी PAT की बात करें तो वो भी जो है अप ट्रेंड में गया है 452%। तो ये बिटवीन जो एंडिंग है वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 की है। तो जहां कंपनी ने रेवेन्यू में 46% की ग्रोथ दी है, अप ट्रेंड में रहा है, वहीं पैट में यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है, 452% के लगभग दिया है इन दो फाइनेंशियल में। तो काफ़ी अच्छा दिया है, अगर देखा जा रहा है तो अप ट्रेंड में रहा है इसका ये दोनों पैरामीटर्स। और ये बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 की। तो यहाँ तक तो कंपनी का सही दिख रहा है। अब डीपली डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं अदर पैरामीटर पे। सो यहाँ 3 साल का हमें देखने को मिल रहा है, 2021, 2022 और 2023 का 3 ईयर्स का कंप्लीट है, और एक क्वार्टर लिया गया है जून 2023 का। तो यहाँ हम देखेंगे कैसा रहा है। तो 3 ईयर्स का हम डिस्कस करेंगे प्लस साथ में एक क्वार्टर। तो सबसे पहले क्वार्टर की बात कर लेते हैं, क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो अगर हम बात करते हैं 30 जून 2030 तक कंपनी के क्या रहे हैं जो कंपनी ने अपना दिखाया है, तो एसेट कंपनी जो है 20,795 करोड़, काफ़ी बड़ा एसेट क्रिएट किया है। उसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो 991 करोड़ रुपए लगा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 129 करोड़, नेटवर्थ 1,839 करोड़, रिजर्व सरप्लस कंपनी में काफ़ी अच्छे हैं 1,390 करोड़ के लगभग, और टोटल बोरिंग है 2,740 करोड़, 2,739 करोड़ के लगभग। तो काफ़ी अच्छा है। वहीं बात करें एसिड की 3 साल की, तो 21 में थे कंपनी पे 12,338, जो बढ़ के 20,223 हो गए हैं मार्च 2023 में। वहीं रेवेन्यू पीस की बात करते हैं तो 1,768 था 2021 में, 22 में बढ़ के बाद 2,147 और 23 में बढ़ के हो गया 3,141 करोड़। काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों, एक्सीलेंट कैटेगरी में दोनों पैरामीटर हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 105 करोड़ था 21 में, 22 में घट गया 54 करोड़ ही सिर्फ रह गया, लेकिन 23 में कंपनी ने फिर इंप्रूव करके 302 करोड़ करा है। तो थोड़ा सा डिप डाउन गया है, लेकिन लास्ट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी दिखाया है कंपनी ने, केवल 2022 में डाउन गया। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ था 1,352 करोड़ रुपए था 21 में, वहीं बढ़ के 1,406 करोड़ हो गया 22 में, और 23 में बढ़ के हो गया 1,709 करोड़। यानी कि नेटवर्थ पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है दोस्तों। वहीं बात करें रिजर्व सरप्लस की, तो काफ़ी अच्छा रिजर्व है कंपनी पे, 902 करोड़ था 21 में, 2022 में हो गया 957 करोड़ और 23 में हो गया 1,260 करोड़। तो काफ़ी अच्छा रहा है। बोरिंग की बात करें तो 1,694 करोड़ थी 21 में, 22 में बढ़ के हो गई 2,952 करोड़ और 23 में बढ़ के हो गई 3,354 करोड़। तो बोरिंग दोस्तों यहाँ कंसर्न नहीं कह सकते हम, बिकॉज क्या है कि जो भी बैंकिंग कंपनी होती है या फाइनेंस कंपनी होती है वहाँ बोरिंग एक्चुअल में होता ही है, क्योंकि वो लोन सेगमेंट में काम करती हैं, तो उनको बोरिंग अपने ऊपर रखना ही पड़ता है। पर हमें देखना पड़ता है कि बोरिंग का रेशियो क्या है, कहीं ज़्यादा तो बोरिंग्स नहीं है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, और कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी है, तो बोरिंग यहाँ बिल्कुल भी कंसर्न नहीं बनता है। तो एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं सारे पैरामीटर। तो एसेट में कंपनी एक्सीलेंट है, जहां 1,238 करोड़ से बढ़ के 20,000 करोड़ पे पहुंच गई कंपनी। वहीं रिजर्व रेवेन्यू की बात करें तो 1,768 करोड़ से बढ़ के 3,100 करोड़ पे पहुंची, एक्सीलेंट कैटेगरी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा डिप गया एक साल, लेकिन फिर भी 302 करोड़ पे आज की डेट में कंपनी है, तो इसे एवरेज हम कह सकते हैं। नेटवर्थ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंपअप करा है, 1,352 करोड़ से बढ़ के 1,709 करोड़ पे पहुंच गई है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी अपने पास बढ़ा ही रही है हर साल। देखेंगे 902 करोड़ से कंपनी ने रिजर्व सरप्लस स्टार्ट किए थे, जो कि 1,259, और आज की डेट में फर्स्ट क्वार्टर में तो 1,390 करोड़ के लगभग आज की डेट में रिजर्व सरप्लस कंपनी रखती है। यानी अपने बोरिंग का तकरीबन 50% के लगभग तो रिजर्व सरप्लस कंपनी पे है। इसका मतलब कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है। वहीं बोरिंग्स की बात करें तो 1,694 से बढ़ के भी 2,900 और फिर 3,300 बोरिंग तो बढ़ रही है, लेकिन अभी जो देखेंगे आप 2,700 के लगभग बोरिंग है, तो वो थोड़ी कम कर दी है कंपनी ने। पर रिजर्व कंपनी के पास एक्चुअल में है रिजर्व सरप्लस, तो बोरिंग जो है कंसर्न नहीं बनता है यहाँ। तो 1,300 के लगभग तो 1,400 लगभग बोरिंग ही कंपनी के पास पहले से ही, रिजर्व सरप्लस पहले से ही है। तो यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं फाइनेंशियल पैरामीटर। अगर एसेट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, नेटवर्थ की बात करें, रिजर्व और सरप्लस की बात करें और बोरिंग की बात करें, 6 में से हम 4 की रेटिंग इसे देंगे, 4 स्ट्रॉन्ग है, और बाकी के 2 पैरामीटर में गुड कहेंगे और एवरेज भी कह सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल दिखाएं तो गुड फाइनेंशियल पैरामीटर है, बहुत ज़्यादा कंसर्न एरिया नहीं है। बोरिंग एक कंसर्न बन रहा है दोस्तों, लेकिन वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में बोरिंग तो हमेशा लेना ही पड़ता है कंपनी को, तो बोरिंग के बेस पे ही कंपनी आगे चलती है। तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए हम इसे कंसीडर ज़्यादा नहीं करते हैं, इन केस की बोरिंग बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूज ना हो जाए। पर यहाँ कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस अच्छे हैं, तो इसलिए बोरिंग कोई कंसर्न है नहीं। तो मुझे तो लगता है 6 आउट ऑफ 4 नहीं, 6 आउट ऑफ 5 भी हम इसे कह सकते हैं। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो पीई काफ़ी अच्छा है, 8.94 है, यानी कि पीई जो है कंपनी ने सही रखा है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं मांगा है। तो जो एस्टिमेटेड जो प्राइस रखा गया है वो काफ़ी ठीक रखा गया है। और अब बात करें तो एवरेज प्राइस है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। ईपीएस की अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो तकरीबन कम है, ये 6.73 है, तो यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव होगा। आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 17.7
18.69 यानी 18% के लगभग है। 13 से ऊपर हम अच्छा मानते हैं, 13-14 से ऊपर तो एक्सीलेंट कैटेगरी में है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है, तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ईपीएस एक थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन टाइम के साथ वो भी इंप्रूव हो जाए। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। तो यहाँ लिखा हुआ है द नेट प्रोसेस एट आर प्रपोजल टू बी यूटिलाइज टूवर्ड्स ऑफ द बैंक्स टीयर वन कैपिटल बेस मेट्स द बैंक फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट विच आर एक्सपेक्टेड टू रेज ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैंक। तो ये बैंक की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्हें रिक्वायर्ड है। उसके अलावा एसिड प्राइमरी द बैंक टू लोन्स एडवांस एंड इन्वेंट्री पोर्टफोलियो टू द इंश्योर कंप्लाइंट विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कैपिटल एक्यूरेसी बाय द आरबीआई फॉर टाइम टू टाइम। तो उसके हिसाब से इसे कंप्लेंट और जो पोर्टफोलियो के लिए इन्हें चाहिए होता है और बैंक के लिए थोड़ा सा ग्रोथ के लिए चाहिए, उसके लिए इनको ये पैसा रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई ये लोग आईपीओ लेकर आए हैं। तो कुल मिला के आईपीओ ठीक ठाक है। अब आईपीओ लॉट की बात कर ले दोस्तों, तो 250 का लॉट का एक लॉट में 250 शेयर मिलेंगे। 15,000 रुपये देना रिटेल मिनिमम में, मैक्सिमम में 13 लॉट है, 3,250 शेयर मिलेंगे, 1,95,000 पे करने। स्मॉल एचएनआई में 14 का लॉट है, 3,500 शेयर मिलेंगे, 2,10,000 देने। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 16,500 शेयर मिलेंगे, 9,90,000। बिग एचएनआई में 67 का लॉट है, 16,750 मिलेंगे, 10 लाख पे करने हैं। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कोटे की। तो क्यूआईबी के लिए रखा गया है दोस्तों 50% का, काफ़ी अच्छा शेयर कोई क्यूआईबी के लिए दिया गया है। वहीं रिटेल के लिए भी काफ़ी अच्छा रखा गया, 35% का लगभग कोटा रिटेल के लिए है। और एचएनआई के लिए या एनआई की अगर हम बात करें तो उसके लिए 15% है। तो एनआई के लिए काफ़ी छोटा पोर्शन है, बट रिटेल कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं और क्यूआईबी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो 50, 35 और 15% का लगभग कोटा दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब टेंटेटिव डेट कौन सी है। तो दोस्तों टेंटेटिव डेट जो होने वाली है वो है फ्राइडे को ये आईपीओ ओपन होगा 3 नवंबर 2023। तो फ्राइडे को ये ओपन होगा और उसी के अलावा ये जो क्लोज हो जाएगा 3 डेज़ का है, 7 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा आईपीओ। तो 3 से 7 नवंबर के बीच अवेलेबल है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको जो है फ्राइडे को मिलेंगे 10 नवंबर को। तो 10 ऑफ नवंबर आई थिंक इससे पहले भी मिल जाए, क्योंकि अभी जो है सेबी ने गाइडलाइन चेंज कर दी है, तो उसको अकॉर्डिंग हो सकता है कि मिल जाए। इनिशिएटिव ऑफ रिफंड अगर नहीं मिलता है तो 13 नवंबर तक आपके अकाउंट में मिल जाएंगे और क्रेडिट आपके डीमेट में जो शेयर्स हैं वो 15 नवंबर तक वेडनेसडे तक हो जाएंगे। लिस्टिंग का जो इसका अनुमान है वो 16 नवंबर का है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कट ऑफ टाइम अप्लाई करने का वो है 7 नवंबर शाम 5 बजे से पहले आपको इस आईपीओ में अप्लाई कर देना है। क्योंकि अभी दोस्तों सेबी ने ना गाइडलाइंस को चेंज कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे तो ब्लू जेट जो आईपीओ उसका भी जल्दी ही हमें एलोकेशन आ गया है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम में बात कर लेते हैं, क्या डिमांड चल रही है ग्रे मार्केट में दोस्तों। तो जो इसका डिमांड इशू प्राइस रखा गया है वो 60 रुपीज़ रखा गया है। जीएमपी 9 रुपये आज की डेट में तकरीबन 15% का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है 15% का। फायर रेटिंग की बात करें तो 3 चल रही है, 3 आउट ऑफ 5। 463 करोड़ का ये आईपीओ साइज है। 3 तारीख को ओपन होगा, 7 नवंबर को क्लोज होगा, 10 नवंबर को अलॉटमेंट मिलेंगे आपको। तो इस टाइप से दोस्तों ये आईपीओ है। अगर हम बात करें प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है मोटा मोटा अमाउंट में, तो प्रॉफिट जो हमें पर लॉट पड़ रहा है दोस्तों वो तकरीबन पड़ रहा है आज की डेट में 2250 रुपये, यानी 2250 रुपये 15,000 लगाने के बाद हमको मिल रहे हैं आज की डेट में। वो कैसे मिल रहे हैं तो उसकी बात करें तो करीबन 250 शेयर का लॉट है, एक लॉट में 250 शेयर मिल रहे हैं। 9 रुपये आज की डेट में जीएमपी चल रही है, तो 2250 रुपये सीधे हो जाते हैं। यानी 15,000 में प्लस 2250 जोड़ा तो करीबन 17,250 रुपये के लगभग आपको बनते हुए दिख रहे हैं, लिस्टिंग गेन होते हुए दिख रहे हैं डे 1 में। तो ये आज का है। अभी तो मुझे लगता है कि अप डाउन चलेगा और सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर डिपेंड करेगा कि कैसा रहता है। पर अगर फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है। फाइनेंशियल पैरामीटर जो है काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, गुड हैं। मतलब कुल मिला के एक्सीलेंट कैटेगरी भी नहीं है तो लो भी नहीं है, तो हम बिलीव कर सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा डेट का इशू है, अदरवाइज कंपनी की अगर आप बात करें रेवेन्यू की, प्रॉफिट ग्रोथ की, तो सब कुछ एक्सीलेंट कैटेगरी का है। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी हम इससे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के आसपास आ रहा है। बस 15% है, तो मुझे लगता है कि अभी और इंप्रूव करेगा। 20% से ऊपर पे ही हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं मोस्टली। तो मुझे लगता है कि अभी इसका जो है और बढ़ेगा। तो हमें अभी सिर्फ वेट और वॉच करना है दोस्तों, और देखना है ऐसे वेट और वॉच करके कि कब तक हो सकता है। तो वेट और वॉच करेंगे और देखेंगे डे 1 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस, उसके बाद ही हम अपना फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। तो इस आईपीओ का दोस्तों फाइनल डिसीजन जो है मैं डे 1 में बनाएंगे कि कैसा रहता है। तब तक मे भी शायद इसका जीएमपी भी अप ट्रेंड में चला जाए और देखेंगे, तो तब डिसाइड करेंगे कि हमें इसे अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो तब तक चैनल पे बने रहिए दोस्तों, अपना एनालिसिस लगाते रहिए, देखते रहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।